गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन की, जो कि वन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनल ईयर का। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आखिर आपको लिखना क्या क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन जो कि बेस्ड है कट ऑफ वैल्यूज के बेसिस पे। तो हैरिसन और डेविडसन के हिसाब से जब सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 mmHg हो और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 mmHg हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। 140 to 160 ग्रेड 1, 160 to 180 ग्रेड 2 और मोर देन 180 जब सिस्टोलिक बीपी हो जाता है तो ग्रेड 3 या फिर सीवियर हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए नॉर्मल कब है, 120 to 130 mmHg जब सिस्टोलिक बीपी होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। 130 to 140 mmHg को हाई नॉर्मल। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक और क्लासिफिकेशन है जो कि दिया गया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा। उसको आप लोग इस तरीके से याद रखिए कि अमेरिकन लोग होते ही थोड़े सोफिस्टिकेटेड है, उनको और जल्दी डायग्नोस करना है, तो उन्होंने अपना कट ऑफ और डिक्रीज कर दिया। हमारे लिए जो हाई नॉर्मल है वो उनका ग्रेड 1 हाइपरटेंशन हो गया, और जो नॉर्मल था हमारे लिए वो उनके लिए हाई नॉर्मल हो गया। तो उनके लिए जो है 120 to 130 mmHg हाई नॉर्मल है, मोर देन 130 mmHg पे उनका हाइपरटेंशन डायग्नोस हो जाएगा। उनके लिए नॉर्मल कब है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लिए, जब सिस्टोलिक बीपी आपका लेस देन 120 mmHg हो और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mmHg हो, तब हम लोग उसको बोलेंगे नॉर्मल बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी रहेंगी हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉजेस और पैथोजेनेसिस की। तो कॉजेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज को आप लोग बोल सकते हैं जब आपको अंडरलाइन कोई डिजीज नहीं पता चल रही है, जनरली उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर इडियोपैथिक। तो ये जनरली जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है। वहीं बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो इसमें कोई अंडरलाइन डिसऑर्डर होता है, जैसे कि कोई रीनल डिसऑर्डर हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, एक्रोमेगैली हो गया, या फिर कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के कारण डेवलप हो रहा है, प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है, या फिर आप कोई ड्रग्स खा रहे हैं उसके कारण अगर हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है, तो वो सारी चीजें आती हैं आपकी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में। अब इसकी पैथोजेनेसिस को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि जो रीनल किडनी रहती है हमारी, वो रास मैकेनिज्म के थ्रू मेनली बीपी को रेगुलेट करती है। अब बाकी जो हमारे सिस्टम्स है, जैसे कि ब्रेन में अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो उसके कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। हार्ट के लेवल पे जब हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, और ब्रेन नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड और एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जब डिक्रीज होते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। एंडोक्राइन लेवल पे जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया हमारा, इनका लेवल इंक्रीज होता है, तो उसके कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। कई सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वस्कुलर फैक्टर्स होते हैं, जब हमारी वेसल वॉल स्टिफ हो जा रही है या कैल्सिफाइड हो जा रही है, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो रहा है, तो वो डायरेक्टली या फिर रास मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकती है, हाइपरटेंशन कॉज करा सकते हैं। तो पैथोजेनेसिस में आप ये डायग्राम बना देंगे तो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपको एग्जाम में लिखना रहेगा क्लिनिकल फीचर। अब मोस्टली जो ना हाइपरटेंशन होता है, क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर सिम्टम्स मिल भी रहे हैं तो वो जो हमारा सेकेंडरी कॉज होता है, अंडरलाइन कॉज, उसके सिम्टम्स मिलेंगे। जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में जो हमें रेडियो फीमोरल डिले देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हमें किडनी पैल्पेबल देखने को मिलेगी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के कारण एब्डोमिनल ब्रूट सुनाई दे सकता है, कुशिंग सिंड्रोम के कारण अगर हाइपरटेंशन हो तो कुशिंग साइंस देखने को मिलेंगे। तो जो अंडरलाइन कॉज है उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं, या फिर जो हाइपरटेंशन ना खुद नहीं, लेकिन जो है वो बाकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कॉम्प्लिकेट करता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया, रीनल फेलियर हो गया, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट वाइवा में आपसे एक पूछते हैं कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ग्रेडिंग बताओ। तो ग्रेड 1 में क्या होगा, आर्टीरियोलर थिकनिंग, ग्रेड 2 में आर्टीरोविनस निपिंग, जहां जहां पे आर्टरी वेन्स को क्रॉस करे होगी वहां पे बेंडिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा ग्रेड 3 में क्या होने लगता है, रेटिनल इश्कीमिया के साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉटन वुल स्पॉट्स हो गया, रेटिनल हैमरेजेस हो गया। और ग्रेड 4 में क्या आ जाता है, पैपिलिडेमा। तो ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ग्रेडिंग आपको याद होनी चाहिए। अब यहीं पे एक और टर्म आता है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कब बोलते हैं, जब हमारा बीपी जो है मोर देन 180 mmHg है सिस्टोलिक बीपी, और मोर देन 120 mmHg है डायस्टोलिक बीपी विदाउट एनी टारगेट ऑर्गन डैमेज, तब हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कब बोलेंगे, जब साथ में टारगेट ऑर्गन डैमेज है, जैसे कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया, एमआई हो गया, स्ट्रोक हो गया, तब हम लोग उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि आप
इन इसके क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि देखिए ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, या फिर जो है कंफ्यूजन होगा। आई के लेवल पे आप लोग सोच सकते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, नोज से जो है ब्लीडिंग हो रही है, माउथ से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, कान में जो है बजिंग ऑफ नॉइज हो रहा है, हार्ट के लेवल पे क्या हो रहा है, एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है या फिर एरिथमिया हो रहा है, लंग्स के लेवल पे डिस्निया हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्लिनिकल फीचर्स को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो अब क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे हाइपरटेंशन के लिए? अब पेशेंट आ रहा तो सबसे पहले बीपी मेजर करोगे। अब एडिक्वेट बीपी कफ साइज का आपको इस्तेमाल करना है और जो है बीपी को 10 मिनट के ड्यूरेशन में दोबारा नापना है अगर बीपी इंक्रीज आपको मिल रहा है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि कई बार ऐसा होता है कि व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन होता है या फिर कई बार डॉक्टर को देख के पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे केसेस में एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या फिर होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। उनमें जो है हमारा कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है। सिस्टोलिक बीपी 135 mmHg से ज्यादा हो या डायस्टोलिक बीपी मोर देन 85 mmHg से ज्यादा है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या होम बेस्ड ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में, तब हम लोग उसको हाइपरटेंशन डायग्नोज कर देंगे। बीपी मॉनिटर करने के अलावा उसके आप ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखेंगे, उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, लिपिड्स का लेवल देखेंगे और थायराइड फंक्शन टेस्ट करा देंगे कि किसी थायराइड डिसऑर्डर के कारण तो कहीं हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हो रहा है। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस हम लोग करेंगे फॉर ब्लड ग्लूकोज एंड प्रोटीन। अब जैसे कि कई बार क्या होता है प्लाज्मा रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो देखेंगे कि कहीं जो है हमारा प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण तो हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हो रहा है। रीनल आर्टरी ड्यूप्लेक्स स्कैन करेंगे कि रीनोवास्कुलर डिसऑर्डर के कारण तो हाइपरटेंशन डेवलप नहीं हो रहा है। या फिर जो है प्लाज्मा मेटानेफ्रिन का लेवल देखेंगे टू डायग्नोस फियोक्रोमोसाइटोमा या कॉर्टिको यूरिनरी कॉर्टिसोल का लेवल हम लोग देखेंगे, कुशिंग सिंड्रोम के कारण तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग टेस्ट हम लोग करेंगे टू डायग्नोस द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आता है हमारा ट्रीटमेंट। तो एक होता है सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो जिसमें हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसमें जो है आपको उसको वेट डिक्रीज करने को बोलना रहेगा, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल बंद करना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। उसके अलावा ड्रग थेरेपी में, अब ड्रग थेरेपी में आपको याद रखना है ACD, एस इनहिबिटर्स या ARB, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है। तो उसमें जो है आपको ट्रीटमेंट के लिए चार्ट बना देना है। सबसे पहले अगर यंग पेशेंट है, गोरा जवान इंसान या बूढ़ा काला इंसान मोर देन 55 इयर्स एज है, तो उनमें जो है हमारा मोस्टली जो है फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और यंग पेशेंट्स में जनरली एस इनहिबिटर्स या ARBs प्रेफर करते हैं। फिर सेकेंड लाइन में जो है हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे, और थर्ड लाइन थेरेपी में जब उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो एस इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स तीनों को कंबाइन कर देंगे। लेकिन ये तीनों ड्रग का इस्तेमाल करने के बावजूद अगर बीपी डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। फिर उस केस में हम लोग डायरेटिक्स का डोज बढ़ाएंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आती हैं हमारी ट्रीटमेंट ऑफ उसमें। सो इतना आपको लिखना रहेगा हाइपरटेंशन के लॉन्ग क्वेश्चन में। सो थैंक यू सो मच।